हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की वीडियो होने वाली है सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र क्लास 9th के लेसन नंबर 2 संविधान निर्माण के ऊपर। तो संविधान निर्माण, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत समय लगा। और भारत जो है आज, यानी कि जो लोकतांत्रिक देश है, उसके अंतर्गत जितना भी शासन प्रक्रिया चलती है वो इसी के आधार पर चलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट आएगा कि भाई साहब संविधान है क्या। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर संविधान वर्ड को आप डिस्क्राइब कीजिए पहले कि संविधान है क्या। तो देखिए, संविधान क्या है कि लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है, यानी कि एक लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर क्या होता है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें कि संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध और लोगों और सरकारों के बीच में संबंध तय करता है कि भाई किस तरीके से रहेगा। तो ये देखिए आप, भारत का एक अनमोल रत्न यानी कि भारत का संविधान। तो ये भारतीय संविधान की एक पुस्तक है जिसके आधार पर हमारे भारत का संविधान यानी कि हमारे भारत का शासन सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि भैया संविधान तो हमने पढ़ लिया कि संविधान हमारा जो है होता क्या है संविधान। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रंग भेद की नीति के बारे में। रंग भेद का मतलब क्या है? रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित है। उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई, और दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। रंग भेद का मतलब क्या होता है? जब यानी कि हमने पीपल वन और पीपल बी, पीपल ए यानी कि जिनको हम व्हाइट पीपल बोलेंगे, और पीपल बी जिनको हम बोलेंगे ब्लैक पीपल। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इन व्हाइट पीपल ने यानी कि इन यूरोप के गोरे लोगों ने क्या करा था, दक्षिण अफ्रीका के जो रंग से यानी कि थोड़े से सांवले थे उन लोगों के ऊपर इन्होंने क्या करा, हुकूमत चलाई, उनके ऊपर जो है रंग भेद की नीति को अपनाया। यानी कि इन्होंने क्या करा कि यूरोप के अंतर्गत जो गोरे लोग थे उन्होंने काले लोगों पर शासन किया। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला जो है फिर इसके बाद में वहां के जो है राष्ट्रपति बने, और उन्होंने इस रंग भेद की नीति को खत्म कर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कैसे कैसे फैला और क्या क्या हुआ। तो देखो, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया। ये लोग आए किस लिए थे? व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। पर इन्होंने क्या करा कि दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने क्या करा, साउथ अफ्रीका को इन्होंने गुलाम बना लिया, और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर गोरे लोग बस गए, और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ में रंग भेद शुरू कर दिया। और फिर वहां पर जो रंग के आधार पर जो थोड़े से अलग थे इनसे, उनके साथ में इन्होंने भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो भेदभाव इन्होंने किया और इसी को ही रंग भेद का नाम दिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर गोरे लोग कुछ आए थे यहाँ पर व्यापार करने, और उन्होंने व्यापार के दौरान क्या करा कि वहां पर जिनकी चमड़ी काली थी यानी कि जिनकी चमड़ी का रंग थोड़ा सा अलग था, उनके साथ में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया, जिसको यहाँ पर क्या बोला गया, रंग भेद बोला गया। अब रंग भेद के अंदर क्या बोला गया, देखो, अब रंग भेद की जो नीति थी इसके अंतर्गत अश्वेतों पर प्रतिबंध कर दिया। अश्वेत का मतलब यहाँ पर उनके लिए बोला गया जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए, ठीक है, जिनका रंग सफेद नहीं था यानी कि साफ नहीं था। तो यहाँ पर बताया कि गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी, कि जो लोग अंग्रेज थे जितने भी जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर आए थे, वो जहां रहते थे वहां पर इन लोगों के लिए अनुमति नहीं थी कि वो लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं। परमिट होने पर भी वहां काम करने जा सकते हैं, परमिट होने पर ही। परमिट का मतलब क्या था कि परमिशन मिलेगी, उनको अलाउ किया जा रहा है, अगर अलाउ किया गया है तो ही आप वहां काम करेंगे, अन्यथा आपको काम भी करने के लिए नहीं दिया जाएगा। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते। अब जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है, रिजर्वेशन, तो काले लोगों के लिए क्या था, वो गोरे लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन था, फिक्स था कि भाई यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग आ सकते हैं। तो उन जगहों पर जो है जो काले लोग थे उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी, और इसमें गोरों के गिरजाघर भी सम्मिलित थे, यानी कि जो गोरे लोग थे उनके लिए एक अलग से जो वो होता है, चर्च जो होता है, गिरजाघर जो होता है, वो अलग से वो थे, मतलब ये इनके लिए अलग थे, और यहाँ पर काले लोग नहीं जा सकते। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। अब वो लोग क्या करते थे, जितने भी जो ब्लैक पीपल थे, वो लोग एक कोई यूनियन या फिर एक कोई ग्रुप भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि उनको इस प्रकार का कोई भी राइट नहीं दिया गया था, यानी कि कोई अधिकार नहीं दिया गया था, और इस प्रकार से उनके साथ में अत्याचार होने लगे और भेदभाव होने लगा। अब उसके बाद में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक समय तो आया ऐसा जिस समय क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम आया। स्वतंत्रता संग्राम का मतलब आजादी के लिए यहाँ पर लड़ाइयां स्टार्ट कर दी गई। आजादी का मतलब आजादी किससे, उन गोरे लोगों से आजादी जिन लोगों ने आकर वहां पर पहले व्यापार स्टार्ट किया और उसके बाद में उन्हीं लोगों को गुलाम बना डाला।
अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये एक देश लोकतंत्र देश बन गया। ये लोकतांत्रिक देश बनने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती रही और दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सबसे पहले काले राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के और इन्होंने रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध में आवाज उठाई और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसके अंदर शामिल हो गई। और उसके अंदर क्या हुआ कि भैया जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे थे उनके बीच में बताया गया कि जो गोरों के विरुद्ध क्या हुआ कि मजदूर संगठन भी इकट्ठे हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसके अंदर शामिल हो गई। तो ये सब लोग मिल गए और उसके बाद में 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई और उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेल्सन मंडेला पर मुकदमा, अब देखो नेल्सन मंडेला भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसानी से जो है देश के अंदर आजादी मिल गई या फिर उन्होंने जो अपनी हुकूमत चला ली, उन्होंने भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें। नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया कि भाई ये देशद्रोही है, ठीक है, एनआरकी है, देशद्रोही है, सॉरी एनआरकी बोल रहा हूं, ये जो है देशद्रोही है, ठीक है, अराजकता फैला रहा है। अब नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंगभेद चलाने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय किसी को भी राइट नहीं थे, किसी को भी अधिकार नहीं था कि आप संगठन बना सकते हो, आप कोई आंदोलन कर सकते हो। नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किए तो ये उनकी सरकार के विरुद्ध था और इसी वजह उनको जो क्या कर दिया गया, उनको जो है लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया, आजीवन कारावास दे दिया गया और 28 वर्षों तक 28 ईयर्स दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप की जेल में उन्हें रखा गया, जो उस समय वहां की सबसे खतरनाक जेल थी। उस जेल के अंदर 28 साल तक दक्षिण अफ्रीका के पहले प्राइम मिनिस्टर जो पहले प्रेसिडेंट जो बने थे नेल्सन मंडेला को अपना जीवन वहां पर व्यतीत करना पड़ा। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने एक वहां पर पुस्तक लिखी। अब नेल्सन मंडेला अंदर देखो भाई वो एक ऐसे जो बोलते हैं ना अच्छे व्यक्ति की एक ऐसी बात होती है कि वो कभी भी पढ़ना लिखना नहीं छोड़ते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने क्या करा, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उन्होंने सारी बातें इसके अंदर बताई है कि किस तरीके से स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा उन्होंने लड़ी थी। वो सब उन्होंने एक किताब है इनके द्वारा लिखी गई जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऐसे ही अनेकों बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे और जैसे कि हम आंग सान सूकी की बात करें, उन्होंने एक फ्रीडम फ्रॉम फियर नाम की किताब लिखी थी। गांधी जी की बात करें तो उन्होंने स्वराज एक किताब लिखी थी। तो ऐसे ही अनेकों राइटर्स रहे हैं, अनेकों विद्वान रहे हैं और फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने किताबों के द्वारा जो है लोगों तक वो बातें पहुंचाई है। अब अफ्रीका का संविधान की अगर हम बात करें, अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेजी क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। जो उनके साथ में हुआ है अभी तक अत्याचार क्रूरता उनके ऊपर हुई है, उनके ऊपर जो गोरे लोगों ने जो अधिकार चलाया और इतने सालों तक उनको गुलाम बनाए रखा, अब वो ये दोहराने नहीं देंगे, दोबारा रेपिटेशन इसकी नहीं चलेगी। ये अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। अब उसके बाद में इन्होंने ये भी बोला कि भैया हम किसी काले और गोरे का भेदभाव नहीं करेंगे, हम लड़का लड़की का भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे लिए तो इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण देश क्या है, हम सभी का है। और 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद क्या हुआ, 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर पर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। आज बोला जाता है कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका एक लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। अब बात होती है कि भैया संविधान की आवश्यकता क्यों है, आखिर हमें संविधान क्यों चाहिए। तो देखो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण उसके कार्य तय करने के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी। तो क्या होगा, संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी, इसका मतलब उसके निर्माण का और उसके कार्य को तय करने के लिए हमारे को संविधान जरूरी है। सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार तय क्षेत्र तय करने के लिए आपको पता होगा कि जो सरकार है आपकी, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके, एक होती है विधायिका, ठीक है, एक होती है आपकी कार्यपालिका, ठीक है, और एक होती है आपकी न्यायपालिका।
ठीक है। तो ये आपके 1, 2, 3 सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्योंकि जनता इसमें क्या होती है, बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल फ्री होती है, क्योंकि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन होता है, तो जनता इसमें सरकार की दुरुपयोग को यानी कि उनकी तरह शक्तियों को रोक सकती है। ठीक है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ऐसे अन्य अधिकार हमारे भारत के अंदर हमारे को मिले हुए हैं। अच्छे समाज के गठन के लिए, एक अच्छा वेल सेटल्ड सोसाइटी आपको बनानी है, तो उसके लिए भी आपको संविधान की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो देखिए, साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग यानी कि समन्वय विश्वास बनाए रखना सबसे पहला काम है संविधान का। जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप अपने घर में ताला लगाकर जाते हैं, तो चाबी किसको दे देते हैं, पड़ोसी को, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, एक जरूरी भरोसा और सहयोग वहां पर बना हुआ है। ठीक है। स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा, इसे फैसले लेने का अधिकार कौन होगा, लेने का अधिकार किसका होगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर कहीं लड़ाई हो रही है, आप चले जाओ उसको लड़ाई को छुड़ाने के लिए, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, परंतु एक व्यक्ति ऐसा आएगा जिसको देखकर वहां पे सभी लोग इधर उधर भाग जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो लोग, वो कौन है व्यक्ति, वो पुलिस वाला है, जिसको सरकार के अंतर्गत जो है उसको संविधान में एक अधिकार मिला हुआ है कि वो ऐसे काम कर सकता है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, नागरिकों के अधिकार बताना, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, और इस प्रकार से ये अधिकार होंगे जिसकी कि कानून भी इसका उल्लंघन नहीं कर पाएगा, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने कहा 10 बजे तक आप डीजे बजाओ, तो आपको परमिशन है, 10 बजे तक आप डीजे बजाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 बजे के बाद में जैसे डीजे बजेगा तो आंटी पुलिस बुला लेगी। तो क्या होगा कि 10 बजे के बाद में अगर आप डीजे बजाते हो तो आपको परमिशन नहीं है, क्योंकि ये कानून के बिल्कुल विरुद्ध है। आपके पास अधिकार है, डीजे बजा सकते हो, पर इसकी एक सीमा तय की गई है कि एक निश्चित समय तक आप बजा सकते हो। ठीक है। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षा को व्यक्त करना, उनकी जो विश है, उनकी जो डिजायर्स हैं, उनको व्यक्त करना जरूरी है। अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधता, विविधता का मतलब होता है अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग तबके के जो लोग होते हैं, उनको विविधता बोलते हैं। ऐसे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। इट वॉज नॉट ईजी टू बिल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डाइवर्सिटी इन द कंट्री, कि जिस कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है यानी कि विविधता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। अब क्या हुआ कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की, पर भारतीय आकांक्षाओं को यानी कि जो उनकी एम्बिशंस थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनको पूरा नहीं कर सके। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका भी झेली। ठीक है। अब देश में क्या हुआ, धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। ठीक है। और इस समय भी बहुत ज्यादा स्थिति बेकार हो चुकी थी। अब 1928 के अंदर क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू समिति यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पिताजी है, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने भारत का संविधान लिखा था। और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव में भी ये रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। अब ये बोला गया कि भारत अभी तक तो गुलाम था, अब भारत आजाद हो जाएगा, तो आजाद हो जाने के बाद में भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब क्या था, एक निश्चित आयु के बाद में वोट डालने का अधिकार, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, उसको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी इसमें कही गई थी। उसके बाद इसके अंदर बोला गया कि इस तरह से भारतीय संविधान की नींव रखी गई। और हालांकि उस समय ब्रिटिशों का शासन था, तो भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ हर कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा, और बाद में उन्हें पता चला कि किस तरीके से कार्य किए जाते हैं। तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा का नाम दिया गया। संविधान सभा के बाद में बताया गया कि संविधान सभा के अंतर्गत देखो क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए, और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, और इसके तत्काल बाद देश के दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान के अंदर बांट दिया गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, क्योंकि विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में जो पाकिस्तान था वो अलग हो गया और भारत जो था वो अलग हो गया। अब भारत का संविधान लिखने के लिए क्या बताया गया भाई, 299 सदस्य थे, और उसके बाद में 26 नवंबर 1949 में इन्होंने अपना कार्य पूरा किया। वैसे तो ये 300 प्लस थे, परंतु क्या हुआ कि जब विभाजन हो गया था तो उसके बाद में अंतिम रॉप पर जो है 299 रह गए, और उसके बाद में जब साइन हुए तो 284 लोगों ने ही साइन किए थे। अब प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनको जो है प्रारूप संविधान, एक प्रारूप संविधान बनाया इन्होंने, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधन पर चर्चा हुई है। संशोधन का मतलब होता है बदलाव, क्या होता है बेटा, बदलाव। ठीक है।
हर बार इस पे चर्चा हुई है और 3 वर्षों में कुल 114 बैठक दिनों की गंभीर चर्चा हुई और उन चर्चा को रिकॉर्ड भी किया गया और संभाला गया और इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। उसके बाद हम फाइनली बात करते हैं कि भारतीय संविधान कैसे और कब निकलकर सामने आया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? देखिए, सबसे पहली विशेषता तो ये कि संघीय सरकार है। 2 प्रकार का शासन होता है, देश के अंदर अलग, राज्य के अंदर अलग। संसदात्मक सरकार है, ठीक है, संसदात्मक सरकार है, 2 ही सदन है यहाँ पर। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है। यहाँ पर क्या है, किसका जो संपन्न वो रहेगा, पूरा का पूरा प्रभुत्व रहेगा, वो ताकत रहेगी, वो जनता की रहेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य, इसको हम धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, किसी एक धर्म को नहीं बल्कि सभी धर्मों को एक समान रूप से माना जाता है। मूल अधिकार दिए गए हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका का मतलब क्या है? खुले तौर पर बिना किसी उसके जो है आप फैसला ले सकते हैं। तो भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ठीक है। और इसी समय के बाद में हमारा जो भारतीय संविधान था 1949 को बनकर तैयार हुआ, परंतु 1950 को इसको लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके जो वो थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब भारतीय संविधान संशोधन की बात करें तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संशोधन कहते हैं। जो भी संविधान के अंदर बदलाव किए जाते हैं, ठीक है, उन बदलाव को बोला गया संशोधन, ठीक है। अब संविधान का दर्शन देखते हैं। यहाँ पर संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। उसमें एक उद्देशिका लिखी गई है, इसे संविधान की प्रस्तावना भी बोलते हैं, जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी थी, उसे दिशा निर्देश दिए और जो इस क्रम में जांच पककर के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हुई है, ठीक है। और इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है, और इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। अब भारतीय संविधान दिशा देने वाले शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं होगा। किसी धर्म को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाएगा। लोगों के लिए लोगों के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? सरकार का ऐसा तत्व रूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। जितने भी लोग समाज में रह रहे होंगे उनको पूर्ण रूप से समान अधिकार दिए जाएंगे। समता, समता का मतलब क्या है? इक्वलिटी यानी कि समानता। कानून के साथ सभी लोग बराबर होंगे। और बंधुता का मतलब क्या है? भाईचारा, ब्रदरहुड। हम सब ऐसा आचरण करेंगे जैसा कि एक परिवार है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा कि सबके सब परिवार है और कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, ठीक है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के बारे में था। आई होप आपको सारी चीजें इसके अंदर समझ में आई होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।